हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं वरुण और आज हम करने जा रहे हैं फिजिक्स का एक नया चैप्टर जिसका नाम है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी हेल्पफुल वीडियोज़ लाता रहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट टॉपिक पे आते हैं। फर्स्ट टॉपिक है वर्क। तो वर्क क्या होता है? वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड एक्चुअली थ्रू सम डिस्टेंस इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो वर्क क्या है? वर्क उसको कहते हैं जब हम कोई किसी बॉडी पे फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी अपनी जगह से कहीं किसी दूसरी डिस्टेंस पे मूव कर जाती है ना, यानी डिस्प्लेसमेंट होता है उसके अंदर, तो उसको हम कहते हैं फोर्स, वर्क ना। यानी हम किसी, जैसे ये हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये यहाँ पे रखा हुआ था, यहाँ से हमने इसको फोर्स लगाया। फोर्स लगाने के साथ साथ जो ये बॉडी है ये किसी डायरेक्शन पे इसका जो है डिस्प्लेसमेंट हुआ है, यानी इस यहाँ से लेके यहाँ तक आ गई, मूव कर गई, है ना। तो उसको कहते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो सकता है? डब्ल्यू इक्वल, जैसे हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि वर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो ये तो हो गया हमारा जो हमें पढ़ाया जाता है 8, 9 या 10th में पढ़ाया जाता है ना। अब हम आते हैं 11th और 12th के कॉन्सेप्ट पे। तो इसमें थोड़ा सा बस कुछ ऐड हो गया है, जैसे कि हम इसमें डायरेक्शन और ऐड हो गई है ना। तो इसमें हम इसको कैसे लिखते हैं? मॉडुलस ऑफ एफ, मॉडुलस ऑफ एस यानी डिस्प्लेसमेंट, और कॉस थीटा। ठीक है। ये भी कुछ कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कॉस लगेगा या साइन लगेगा, वो मैं भी आपको बताऊँगा। तो मैथमेटिकली इट इज़ द डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर मैथमेटिक्स की बात करें तो ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट है। और जो वर्क है हमारा वो स्केलर क्वांटिटी है, और उसकी जो ऐसा यूनिट है वो जूल है, और CGS में इसको इर्ग कहते हैं। 1 जूल में 10⁻7 इर्ग होते हैं। तो वर्क की जो डायमेंशन की बात करें तो वर्क की डायमेंशन होती है M1 L2 T-2। ठीक है। अब जैसे मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे कुछ कंडीशन होती है जिसके हिसाब से हमें पता लगता है कि कॉस लगेगा या साइन लगेगा। वो ऐसे है जैसे ये कोई ऑब्जेक्ट है और ये इधर की साइड मूव कर रहा है। ठीक है। यहाँ से हमने कोई फोर्स लगाया, ये अपनी डायरेक्शन से इधर कहीं मूव कर रही है, और ये डायरेक्शन इसकी यहाँ जा रही है, ये फोर्स जा रहा है हमारे यहाँ पे। ठीक है। तो जो एंगल ये बनाएगा, है ना, यानी हॉरिजॉन्टल की तरफ जो एंगल बनेगा उसको हम कहेंगे एफ कॉस थीटा, और जो वर्टिकल में बनेगा तो उसको कहेंगे हम एफ साइन थीटा। ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वर्क जो होता है हमारा वो 3 टाइप्स के होते हैं, यानी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ठीक है। पॉजिटिव जो होगा वो 90 डिग्री के से छोटा होगा। नेगेटिव जो होगा वो 90 डिग्री से बड़ा होगा, और जो ज़ीरो है हमारा, ज़ीरो होगा वो 90 डिग्री के इक्वल होगा, है ना। यानी इन तीनों में जो कंडीशन होंगी, यहाँ पे फोर्स जो होगा, फोर्स या डिस्प्लेसमेंट में से कुछ भी ज़ीरो होता है तो दोनों चीज़ें ज़ीरो हो जाएंगी, है ना। मतलब यहाँ पे दोनों में से कोई सी, फोर्स या डिस्प्लेसमेंट दोनों में से कोई सा भी जीरो, नॉन जीरो होते हैं, दोनों नॉन जीरो होते हैं, कोई सा भी ज़ीरो नहीं होता इसमें। ऐसे नेगेटिव में कोई सा भी ज़ीरो नहीं होता, है ना। फोर्स नॉट इक्वल टू ज़ीरो और डिस्प्लेसमेंट नॉट इक्वल टू ज़ीरो, है ना। अब जीरो वाले में क्या होता है? फोर्स या डिस्प्लेसमेंट में से कोई सा भी अगर एक ज़ीरो हो जाता है तो दूसरा वाला खुद ब खुद जीरो हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एक डॉट प्रोडक्ट है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले मैं आपसे एक बात बताना चाहूँगा। ये चैप्टर थोड़ा लंबा है तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। इसके अंदर हम डेरिवेशंस भी करेंगे, इसलिए थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी। तो मैं बस आपसे ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को एंड तक देखना। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? A force is said to be conservative. Force done by or against the force is moving a body depends only on the initial and final position of the body and not on the nature of the path followed between the initial and final position. ठीक है। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है? सिंपल लैंग्वेज में बताता हूँ कि जो कंजर्वेटिव फोर्स होता है वो सिर्फ डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर, जो भी बॉडी मूव हो रही है। ठीक है। और ये किसी भी पाथ के नेचर को ये फॉलो नहीं करता। ठीक है। इनिशियल और फाइनल जो पोजीशन है उसके नेचर से इसको कोई मतलब नहीं है कि उसका नेचर क्या है। ठीक है। जैसे कि एग्जांपल हो गया हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और इसके अंदर जो वर्क का जो लूप होता है वो जीरो होता है। ठीक है। इट इज़ पाथ इंडिपेंडेंट, इसे हम पाथ इंडिपेंडेंट भी कहते हैं। ठीक है। नॉन कन्वेंशनल फोर्स, नॉन कन्वेंशनल फोर्स क्या होता है? ये इसका उल्टा होता है। जैसे कि इसमें हम फाइनल, इनिशियल और फाइनल पोजीशन के ऊपर डिपेंड होता था, ऐसे ये पाथ के ऊपर डिपेंडेंट होता है। और जैसे इसका एग्जाम्पल है फ्रिक्शनल फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, और वर्क लूप जो होता है इसका नॉट इक्वल टू जीरो होता है, और ये पाथ डिपेंडेंट होता है। ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, पावर। इट इज़ डिफाइंड एज टाइम रेट एट विच वर्क इज डन। जैसे कि आपने 9th या 10th में पढ़ा होगा, पावर जो होता है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क होता है ना। वही चीज़ इसको हम थोड़ी सी दूसरी लैंग्वेज में लिख रहे हैं, यानी जो हमारे जो 11th और 12th का जो कॉन्सेप्ट है उसके बेस पे लिख रहे हैं हम। इट इज़ डिफाइंड एज द टाइम रेट एट विच वर्क इज डन। ठीक है। सिंपल लैंग्वेज में हम लिखेंगे तो थोड़ा मतलब बच्चों की लैंग्वेज आती है ना, 9th या 10th के लेवल्स हो जाती है, तो इसमें थोड़ा लेवल बढ़ा के हमने लिखा है। ठीक है। बात वही लिखी है। और पावर जो है, जैसे जिसको हम कहते हैं रेट ऑफ डूइंग वर्क, उसका फॉर्मूला जो होता है वर्क डन अपॉन में टाइम टेकन होता है, यानी W अपॉन में T होता है। ठीक है। इसको पावर को लिखते हैं P इक्वल्स टू W अपॉन T। जो वर्क का जो यूनिट होती है वो जूल होती है, टाइम के होते हैं सेकेंड।
है ना। तो ये हमारा जो हमारी जो वैल्यू आएगी इसकी, जब भी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो पावर का, तो उसमें आएगा जूल पर सेकंड, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है ऐसा यूनिट जो होती है वो इसकी वाट होती है, वाट यानी जूल पर सेकंड, ठीक है। ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है और उसकी कमर्शियल यूनिट, दो कमर्शियल यूनिट होती है, एक होती है किलोवाट, एक होती है हॉर्स पावर, जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा होगा कभी 9th 10th में, है ना। तो किलोवाट आवर जो होता है वन किलोवाट में होते हैं 1000 वाट, ठीक है। और अगर मैं हॉर्स पावर की बात करूँ तो 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं। और डायमेंशन की बात करो तो इसकी M1 L2 T-3, ठीक है, ये इसकी डायमेंशन होती है। वो अगर पावर, जैसे कि हम किसी भी अगर लार्ज क्वांटिटी को अगर हम अगर कोई छोटा सा इससे निकालना हो तो उसका हम डिफ्रेंशिएशन करते हैं, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कर देते हैं जब हमें बड़ा निकालना होता है, बड़ा लार्ज क्वांटिटी निकालनी होती है उसकी, ठीक है। तो यानी हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया यहाँ पे W/T का, ठीक है। जैसे कि हम जानते हैं वर्क जो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है ना, तो यानी F/S कर लिया, है ना। और यहाँ पे हम एक और चीज़ देख सकते हैं, या ये जो है फोर्स जो यहाँ पे, तो ये तो कांस्टेंट हो गया, और यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन ये है डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम में करते हैं तो ये आता है हमारा वेलोसिटी। तो यहाँ पे हमें एक और फॉर्मूला मिल गया पावर का, जो है फोर्स इंटू वेलोसिटी। अब आते हैं अगले टॉपिक पे, एनर्जी। इट इज़ द कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी काम को करने की क्षमता को हम एनर्जी कहते हैं। यूनिट एंड डायमेंशन सेम एज वर्क, जो भी डायमेंशन और जो यूनिट है वर्क की थी वही इसकी एनर्जी की भी होंगी, है ना। और ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जैसे कि हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। यहाँ तक तो हमने बचपन में पढ़ा था। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन यूनिवर्स ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट, जो टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी होता है ना वो यूनिवर्स में हमेशा रिमेन्स कांस्टेंट ही रहता है, ठीक है। अब एक ये नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम, है ना, या फिर हम इसको ये भी कह सकते हैं वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो ये प्रिंसिपल क्या कहता है, द अमाउंट ऑफ एनर्जी ट्रांसफर्ड इन अ बॉडी इज ऑलवेज इक्वल टू द अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन इट। जो भी हम किसी भी बॉडी के अंदर हम जो भी एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना, तो वो उसके इक्वल होगी जो अमाउंट ऑफ वर्क हमने उसके ऊपर किया है, ठीक है। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं कि ये कोई हमारा व्हील है ना, इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी थी वो 2 जूल थी, और उस पर हमने काम किया, जो वर्क किया हमने 10 जूल पर सेकंड कर लिया हमने काम। तो यहाँ पे जाके जो इसका जो टोटल अमाउंट हो गया, जो टोटल अमाउंट ऑफ वर्क हुआ जिसका, वो ये हुआ 10 जूल प्लस 2 जूल इक्वल टू 12 जूल, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि वीडियो थोड़ी बड़ी होने वाली है, तो प्लीज़ इसे एंड तक देखना, मैं कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा शॉर्ट में इस वीडियो को बनाने की। तो वेरियस टाइप्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, कितने तरह, बहुत सारी तरह की हमारी एनर्जी होती है, जैसे कि सोलर एनर्जी, केमिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, है ना, और भी बहुत सारी होती हैं। तो ये सारी जो एनर्जी है ये बनती किससे है, ये बनती है मैकेनिकल एनर्जी से। अभी मैकेनिकल एनर्जी कहाँ से आती है, ये मैकेनिकल एनर्जी आती है पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो इसके अंदर दो चीज़ होती हैं, एक होती है पोजीशन और कॉन्फिगरेशन। और पोजीशन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है mgh, और कॉन्फिगरेशन करते हैं तो इसका तो वो आता है 1/2 kx², ठीक है। इसका हम डेरिवेशन करेंगे अभी। काइनेटिक एनर्जी की बात करो तो ये इसमें सिर्फ मोशन होता है, ये सिर्फ मोशन में पाया जाता है ना। तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/2 mv²। आइए यहाँ पे डेरिवेशन कर लेते हैं काइनेटिक एनर्जी की। उससे पहले हम काइनेटिक एनर्जी समझते हैं क्या होता है। द एनर्जी प्रोसेस बाय अ बॉडी बिकॉज ऑफ इट्स मोशन, जो भी एनर्जी बॉडी के द्वारा प्रोसेस की जाती है ना, वो सिर्फ उसकी मोशन की वजह से की जाती है। तो काइनेटिक एनर्जी का हम एक डेरिवेशन करके देखते हैं। यहाँ पे एक व्हील है या कुछ भी मान लीजिए रोटेटर, तो इसको हमने यहाँ से फोर्स लगाया, तो यहाँ पे जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी वो 0 थी, ठीक है। हमें नहीं पता ये कहाँ तक जा रहा है। अभी हमने सिंपल मान लिया, लेट से इसे ये यहाँ से यहाँ तक का इसका जो है हमने डिस्प्लेसमेंट मान लिया कि यहाँ से यहाँ तक घूम रहा है ना। और इसका वर्क कितना होगा ये हमने, अब पहले हम इतना कर लेते हैं, तो उसका वर्क कितना होगा वो निकालने के लिए हमें एक फॉर्मूला पता है ना, फोर्स इंटू माई डिस्प्लेसमेंट, है ना। डिस्प्लेसमेंट हमने कितनी मानी है ds, ठीक है, और कॉस थीटा, क्योंकि इसके इस तरफ जा रहा है, हॉरिजॉन्टली जा रहा है, इसलिए कॉस थीटा, ठीक है। जब भी हमें कोई डायरेक्शन होती है तो हम इसे कॉस थीटा लगाते हैं, ठीक है। f इंटू में ds, अभी तो हम पे जो थी फाइनल इनिशियल वेलोसिटी थी वो हम पे 0 थी, है ना। तो यहाँ पे जो थीटा हो गया, है ना, थीटा 0 हो गया, तो यानी जो कॉस 0 था वो 1 हो गया, ठीक है। यहाँ पे कॉस की वैल्यू 1 हो गई, तो ये हो गया फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अब हम लगाते हैं वर्क निकालते हैं। तो फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, मास इंटू में एक्सीलरेशन, ठीक है, पिछले चैप्टर में पढ़ा था हमने। अब ये ds बचा, है ना। अब जो है हम यहाँ पे क्या निकाल रहे हैं, वर्क निकाल रहे हैं, ठीक है। और ये हो गया हमारा ds। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक्सीलरेशन को हम कैसे लिख सकते हैं, एक्सीलरेशन a इक्वल्स टू dv/dt लिख सकते हैं हम, है ना। वेलोसिटी अपॉन टाइम एक्सीलरेशन होता है, ठीक है। इसको हम लिख सकते हैं dv/dt इंटू में ds,
तो यहाँ पे देखें एक चीज़ हमें यहाँ पे मिलती है कि यहाँ पे हमें वेलोसिटी मिल सकती है एम डी वी, और यहाँ पे वेलोसिटी, ठीक है। तो ये हो गया एम वी डी वी। यहाँ पे हम लिख लेते हैं जो हमने डी एस अपॉन में डी टी लगाया है, ये हमारा हो गया वेलोसिटी। ये तो निकल गया हमारा वर्क, ठीक है। अब यहाँ पे हम ये हमें हमारा ये छोटा सा निकल गया जो हमने डिस्प्लेसमेंट मानी थी इतनी हुई, अभी तो इसका निकल गया है ना। अब हम इसको वर्क निकालते हैं। वर्क निकालने के लिए हमें इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इंटीग्रेशन करने के लिए हमें, अगर आपको इंटीग्रेशन आती हो तो आप कर सकते हैं, अगर नहीं आती तो आप मेरे को कमेंट में बता देना, मैं इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसका इंटीग्रेशन कर लिया, यानी ये जो एम था, एम हमारा कांस्टेंट था तो ये बाहर आ गया है ना। ये बचा वी, यानी इंटीग्रेशन हम किसी का भी इंटीग्रेशन करते हैं, यानी इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ये होता है एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 है ना, यानी एक्स n+1 हो जाता है ना, अपॉन में n+1 हो जाता है, वही है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 हो गया ये हमारा, ठीक है। ये हो गया हाफ mv², ये हमें प्रूव करना था काइनेटिक एनर्जी। तो अब यहाँ पे हम एक और चीज़ देखते हैं, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्प्रिंग ना, स्प्रिंग की बात हो रही है। स्प्रिंग का जो पोटेंशियल एनर्जी लगती है, इट इज़ द एनर्जी एसोसिएटेड विद द स्टेट ऑफ कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऑफ एन इलास्टिक स्प्रिंग। एक इलास्टिक स्प्रिंग है तो उसमें एनर्जी कब एसोसिएट होती है, जब हम उसको कंप्रेस करते हैं या एक्सपेंड करते हैं, है ना, या तो दबाते हैं या तो फिर खींचते हैं, ठीक है, तब उसकी एनर्जी होती है। तो पोटेंशियल एनर्जी निकलती है उसमें से। तो अब पोटेंशियल एनर्जी जैसे मैंने पहले बताया था, इसके दो टाइप, एक तो पोजीशन होती है, कॉन्फ़िगरेशन होती है। पोजीशन हम बाद में बात करेंगे, अभी कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं। 1/2 kx², ठीक है, ये हमें प्रूव करना है इसमें। तो यहाँ पे इसका डेरिवेशन करना है हम। ये एक दीवार है, दीवार से हमने कोई स्प्रिंग लगाई है और यहाँ से इसको हम फोर्स लगा रहे हैं, यहाँ से इस पर फोर्स आ रहा है, ठीक है। तो ये स्प्रिंग हमारी जो है वो कंप्रेस हो जा रही है, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये हुक्स लॉ की मदद से जो हमें पता लगा है कि जो रीस्टोरिंग फोर्स होता है, रीस्टोरिंग फोर्स यानी जो यहाँ से जो हम तो फोर्स लगा रहे हैं स्प्रिंग पे, है ना, तो उसको कहते हैं हम डिफॉर्मिंग फोर्स। और जो स्प्रिंग जो बैक फोर्स लगा रहा है ना, उसको कहते हैं रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स जो होता है वो फोर्स के अपोजिट साइड में होता है, ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्स के, एक्स यानी डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो जैसे कि अभी मैंने बताया था कि किसी लार्ज पार्ट को समझने के लिए अगर हम उसको छोटे से पार्ट को अगर हमें कंसीडर करना है तो उसको हम डेरिवेशन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम डेरिवेशन करते हैं वर्क डन इन स्मॉल कंपोनेंट dx, यानी ये dx ले लिया हमने, ये चीज़ है ना, छोटे से पार्ट में, अगेंस्ट द डिफॉर्मिंग फोर्स के अगेंस्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है dw हम वर्क का जो है हम डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे -f dx है, ठीक है, जैसे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो हमने कर लिया, फोर्स की जो हमने वैल्यू निकाली थी -kx, के जो है यहाँ पे रिस्टोरिंग फोर्स का जो है वो अपोजिट डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। और माइनस kx, यानी जो फोर्स की जगह हमने kx रखा -kx, और जो इसमें माइनस था वो माइनस बाहर आ गया, तो माइनस प्लस हो गया, ये हो गया kx dx। तो यहाँ पे हम टोटल वर्क डन करते हैं। हमने छोटे से पार्ट का निकाल लिया, अब हमें लार्ज पार्ट का निकालना है, कहाँ तक का है, जैसे हमने देखा था कि वो एंड तक जा रहा है एक्स तक, ठीक है। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ वर्क, जो भी हमने वर्क निकाला है उसका हम इंटीग्रेशन कर देंगे, कहाँ से कहाँ तक, 0 जो उसकी इनिशियल वेलोसिटी थी फाइनल तक, यहाँ पे एक्स तक, ठीक है, के ऑफ एक्स, ठीक है, के ऑफ एक्स का करना है। तो अब इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स का स्क्वायर अपॉन में 2 हो जाएगा, और जो के था कॉन्स्टेंट था वो बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे हम अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट लगाएंगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 माइनस 0 स्क्वायर अपॉन में 2, तो यहाँ पे जो है हमारा फॉर्मूला आ जाएगा 1/2 kx², जो कि हमें प्रूव करना था, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया। यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान देने वाली है, अब जो हमारी स्प्रिंग है ये काइनेटिक एनर्जी भी उसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, यानी जो जितनी हमारी जो स्प्रिंग है वो जितनी ज़्यादा स्टिफ होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, और जितनी ज़्यादा सॉफ्ट होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी, उतनी कम काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है। यानी स्टिफ होगी तो ज़्यादा होगी, सॉफ्ट होगी तो कम होगी, और जितनी बड़ी हमारी स्प्रिंग होगी उतनी हमारी काइनेटिक एनर्जी कम होगी, और जितनी छोटी स्प्रिंग होगी उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी, ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना। तो अब हम यहाँ पे करने वाले हैं प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, है ना, जिसका मतलब क्या है, जो भी टोटल एनर्जी होगी हमारी वो कांस्टेंट होगी, यानी टोटल एनर्जी कह सकते हैं हम, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम होगा वो भी कांस्टेंट होगा, है ना, वो यानी मतलब कहीं पे भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम करने वाले हैं, जैसे कि अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता होगा, हाफ mv² होता है, ठीक है, और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, mgh। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ये मान लीजिए कोई एक बिल्डिंग है, ठीक है, बिल्डिंग है या टावर कुछ भी कह सकते हैं आप,
और इस बिल्डिंग के मैंने जो रूफ है यहाँ से मैंने एक स्टोन फेंका नीचे की साइड, ठीक है, स्टोन फेंका है, कुछ भी कह सकते हैं, कुछ भी फेंका मैंने, है ना। तो ड्यू टू ग्रेविटी ये जो है ये ऊपर से नीचे तक आएगा। तो ये जो जहाँ जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, जहाँ से मैंने फेंका है, इस पॉइंट को मैंने ए ले लिया, है ना। और ये जो दूसरा पॉइंट, ये जो लास्ट में जो गिरने से पहले जो एकदम गिरने से पहले जो छूने से पहले ही जो पॉइंट था उसको हमने सी कह लिया, और रैंडम कहीं पे भी हमने एक पॉइंट और ले लिया बी, ठीक है। अब मुझे करना क्या है कि यहाँ पे जो इन जो तीनों में से जो भी है हमारे जो जैसे ए पॉइंट का जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होगा, और बी का जो होगा पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी जो सम होगा इनका टोटल एनर्जी जो भी होगी इनकी, ए पॉइंट की, बी पॉइंट की, सी पॉइंट की, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होनी चाहिए, ठीक है, कहीं पे भी चेंज नहीं होनी चाहिए। तो ठीक है, ये स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ए पॉइंट पे जो हमारी काइनेटिक एनर्जी थी, तो यहाँ पे कोई भी हमारा जो वेलोसिटी नहीं थी, क्योंकि वो तो कुछ भी अभी वहाँ पे वेलोसिटी थी नहीं वहाँ पे कुछ, तो उसको हमने मान ली ज़ीरो, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। वेलोसिटी कुछ थी नहीं तो यानी ज़ीरो हो गया, तो हाफ एम ज़ीरो स्क्वायर यानी ज़ीरो हो गया ये। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे क्या थी, एम जी एच ही रहेगी, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं यहाँ पे भी, है ना, एम जी एच की एम जी एच रहेगी। यहाँ पे जो टोटल एनर्जी ऑफ हमारे जो ए पॉइंट है ना, इसके अगर हम देखें तो हमारे यहाँ पे क्या है, एम जी एच, ठीक है। ये तो आ गया हमारा ए पॉइंट का। अब हमें निकालना है बी पॉइंट का, ठीक है। बी पॉइंट पर हमारा जो काइनेटिक एनर्जी होगा ये भी होगा हाफ एम वी स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे जो हमारा होगा पोटेंशियल एनर्जी वो भी होगा हमारा एम जी एच, ठीक है। क्योंकि ये हमने बी पॉइंट माना है, तो एच तो ये हमारा ऊपर से नीचे तक था, तो इस पार्ट को हमने मान लिया एक्स, ठीक है, जो कि हमारा एक्स पार्ट, ठीक है। और इसकी जो हाइट थी हमने इसको मान ली एच माइनस एक्स, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम जी एच माइनस एक्स, ठीक है। अब जब इसको हम खोलेंगे तो एम जी एच माइनस, है ना, एम जी एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे जो है, अब यहाँ पे हमारा जो टोटल एनर्जी निकालेंगे तो यहाँ पे हमारा एम जी एच आएगा ही नहीं, ठीक है। तो इसको करने के लिए हम यहाँ पे एक काइनेटिक फॉर्मूला लगाते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, है ना। यहाँ पे जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन को हम क्या लिख सकते हैं, एच माइनस एक्स, ठीक है। नहीं, यहाँ पे एक्सेलरेशन की जगह हम लिख सकते हैं ग्रेविटी, है ना, ये जी है ना ग्रेविटी, ठीक है। तो इसकी जगह हम लिख सकते हैं यहाँ पे ग्रेविटी यानी 2g, और एस की जगह जो हमारी एस है यानी एक्स डिस्प्लेसमेंट कितनी है हमारी एक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्स। तो उसकी जगह ये जो हमारी जो इनिशियल ये जो वेलोसिटी थी ये थी हमारी ज़ीरो, है ना। तो इसके लिए हमारा जो हो गया वी स्क्वायर इक्वल टू 2gx हो गया। तो वी स्क्वायर की जगह हम 2gx लगा देंगे, यहाँ पे हो जाएगा 1/2 m 2gx, ठीक है। 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा mgx। अब यहाँ पे हम टोटल एनर्जी ऑफ बी करेंगे तो ये होगा हमारा mgh माइनस mgx प्लस में mgx। तो ये mgx कट जाएगा तो हमारे आ जाएगा mgh, जाएगी हमारा बी पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं हम सी पॉइंट की, ठीक है। सी पॉइंट पे जो हमारा काइनेटिक एनर्जी था, अभी पहले काइनेटिक एनर्जी देखेंगे सी पॉइंट का, तो ये भी हम करेंगे हाफ एम वी स्क्वायर, और जो हमारा पोटेंशियल एनर्जी होगा यहाँ पे वो होगा एम जी एच। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा जो बिल्कुल जो नीचे टकराने से पहले जो हमारा जो पॉइंट था वो था, तो यहाँ पे हमारी हाइट तो ही नहीं, तो यहाँ पे हमारा मतलब जीरो से हम मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हाइट जो है वो जीरो है यहाँ पे, तो ये जीरो हो जाएगा पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारी जो टोटल एनर्जी आएगी वो आएगी हमारी हाफ एम वी स्क्वायर, लेकिन हमें जो लाना है वो तो हमें एम जी एच तो आई नहीं यहाँ पे, ठीक है। तो उसके लिए हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, ये जो हमारा काइनेटिक फॉर्मूला होता है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर, है ना, 2as होता है। तो यहाँ पे जो है हमारा एक्सेलरेशन जो हो गया यहाँ पे हो गया हमारा जी, ठीक है। ये हमारा जो यूज़ को आता है, ये हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो ज़ीरो है, ठीक है। इसको अभी छोड़ देते हैं, ये ज़ीरो रहेगी यहाँ पे 2g, और जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की जगह यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा h हो गया, ठीक है, हाइट हो गई। तो वी स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं हाइट, है ना, यहाँ पे 1/2 m 2gh, तो 2 से 2 कट गया तो ये हो गया हमारा mgh। तो यहाँ पे हमारा जो है टोटल पॉइंट ऑफ जो टोटल एनर्जी ऑफ सी है, सी पॉइंट है, वो भी आ गया हमारा mgh, ठीक है। ये हमको प्रूव करना था। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे जिसका नाम है कोलिजन। ये इस चैप्टर का जो है लास्ट टॉपिक है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कोलिजन। पेपर में दो मार्क्स का या 3 मार्क्स का हमेशा आता है कोलिजन। इट इज़ एन आइसोलेटेड इवेंट इन विच 2 or more than 2 कोलाइडिंग बॉडीज exert relatively a strong force on each other for a relatively short time। इसके अंदर हम बात करते हैं कि जो दो आइसोलेटेड जो बॉडी होती है, दो आइसोलेटेड बॉडी हैं जो एक दूसरे के ऊपर बहुत ही स्ट्रांगली फोर्स लगाती हैं एक दूसरे के ऊपर। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें जो मैंने एक डायग्राम से बना रखा है, जैसे ए बॉडी हो गई, बी बॉडी हो गई, ए बॉडी बी बॉडी पे फोर्स लगा रहा है और बी बॉडी जो है वो ए बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहा है, लेकिन ये जो फोर्स लगता है वो बहुत ही शॉर्ट टाइम के लिए लगता है, ठीक है। ये जो कोलिजन होते हैं दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है इलास्टिक कोलिजन, एक होता है इन इलास्टिक कोलिजन।
इलास्टिक कोलिजन के अंदर क्या होता है, इसके अंदर जब दो आइसोलेटेड बॉडी आपस में कोलाइड होती है तो इसके अंदर कोई भी काइनेटिक एनर्जी लॉस नहीं होती, लेकिन इन इलास्टिक कोलिजन में कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो लॉस हो जाती है। इसके अंदर लीनियर मोमेंटम कंजर्व्ड होता है, टोटल एनर्जी भी कंजर्व्ड होता है और काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व्ड होता है। लेकिन जो इन इलास्टिक कोलिजन की बात करें तो इसके अंदर लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व रहता है और टोटल एनर्जी भी कंजर्व रहता है, लेकिन जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व नहीं रहती। ठीक है, ये था आपका आज का चैप्टर वर्क, एनर्जी एंड पावर, यहाँ पे समाप्त होता है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे इंटीग्रेशन किया था कुछ जगह पे, और अगर आप में से किसी को भी इंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम होती है या आपको इंटीग्रेशन नहीं आता तो आप मेरे को कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालते हैं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचनी चाहिए।